भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद प्रभारी शिक्षा शास्त्र आपका एजुकेशन की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन के छात्र छात्राओं के लिए है। आज हम फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन मीनिंग नेचर पर क्लास लेंगे। शिक्षा की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, घटक इस टॉपिक के अंदर आपको बताए जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा एक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अधूरा सा है। शिक्षा प्राचीन काल से ही इंसान को किसी न किसी रूप में दी जा रही है। शिक्षा इंसान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये एक महत्वपूर्ण साधन है जो इंसान को सभ्यता के मार्ग पर आगे लेकर जाता है। शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके पहले शाब्दिक अर्थ को समझें। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 4 शब्दों से हुई है, जिसमें पहला शब्द है एजुकेटम, दूसरा है एजुकेयर, तीसरा है एजुशेयर और चौथा है ईड्यूको। एजुकेटम जिसे हम द एक्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कार्य, एजुकेयर जिसका अर्थ होता है एजुकेट शिक्षित करना, तीसरा एजुशेयर जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना या टू लीड आउट, ईड्यूको जिसका अर्थ है बाहर की ओर लेकर आना। मतलब इसके अंदर ई का मतलब है अंदर से, ड्यूको का मतलब है बाहर की ओर लेकर आना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ व्यक्ति को शिक्षित करना, उसका पथ प्रदर्शन करना या उसकी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर लेकर आना है। यह शिक्षण कार्य का अर्थ भी हम एजुकेशन के अंतर्गत ले सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध सीखने और सिखाने से होता है। हिंदी भाषा में शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की विद्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः विद्या का अर्थ ज्ञान है। इसके अलावा प्रबोध शब्द का प्रयोग भी विद्या के स्थान पर या शिक्षा के स्थान पर किया जाता है। प्रबोध का आश्रय होता है ज्ञान से। जब व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ज्ञान हासिल करता है तो उसे प्रबोध कहा जाता है। इन दोनों शब्दों का उपयोग हिंदी भाषा में शिक्षा के स्थान पर किया जाता है। शिक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम इसके अर्थ को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक शिक्षा का संकुचित अर्थ, दूसरा शिक्षा का व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य सिर्फ उस शिक्षा से लिया जाता है जो एक निश्चित स्थान पर अर्थात स्कूल या कॉलेज में दी जाती है। इसके अंदर निश्चित योजना के अनुसार, निश्चित समय पर, निश्चित विधियों के द्वारा और निश्चित पाठ्य वस्तु छात्र छात्राओं को पढ़ाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा वह है जो किसी विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर अर्थात स्कूल या कॉलेज में ही दी जाती है। J.S. मैकेंजी ने संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का आश्रय व्यक्तियों के विकास तथा उन्नति के लिए जानबूझकर किसी भी प्रयत्न से लिया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का जानबूझकर उन्नति की जाए या उसकी शक्तियों का विकास किया जाए तो ऐसे प्रयत्न को हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंदर समाहित करेंगे। इसके अंदर ध्यान देने की बात यह है कि बच्चों को विशेष प्रकार की किताबें पढ़ाई जाती हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है और अनुभव प्राप्त करता है वह शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंसान जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करता है, जो कुछ भी सीखता है, वो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंदर समाहित किया जा सकता है। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में अपने मत दिए हैं, जिसके अंदर G.S. मैकेंजी कहते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्राय प्रत्येक अनुभव से अपने भंडार में वृद्धि करती रहती है। प्रोफेसर डमविल कहते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वह सभी प्रभाव सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मार्क हॉपकिंस के अनुसार अपने अति व्यापक में अर्थ में शिक्षा में वह सभी बातें आ जाती हैं जिनका प्रभाव निर्माणकारी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापक शिक्षा के व्यापक अर्थ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अंतर्गत शिक्षा को एक प्रक्रिया माना गया है जो व्यक्ति के जन्म लेने के समय से ही प्रारंभ हो जाती है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक वह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, या शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो सदैव आगे की ओर बढ़ती रहती है। जीवन पर्यंत तक चलने वाली शिक्षा का क्रम ही शिक्षा है, या शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया भी मानी गई है और शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती। शिक्षा के व्यापक और संकुचित अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। उसके अंतर इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर अनुभव को जो भी वो प्राप्त करता है, यह वह सारी चीज़ें जो उसे जीवन के विकास में मदद करती हैं, शिक्षा के अंदर या शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंदर समाहित कर ली जाती हैं। शिक्षा के वास्तविक अर्थ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा कैसे इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान अदा कर रही है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बहुत संकुचित है, वो सिर्फ शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के बारे में ही बताता है, जबकि शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम ठीक से शिक्षा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शिक्षा का जो विश्लेषणात्मक अर्थ है वो सही ढंग से उसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। वास्तव में शिक्षा संकुचित और व्यापक अर्थ के मध्य निहित है। वास्तव में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, उसकी व्यक्तित्व का विकास करती है तथा उसका वातावरण से समायोजन करती है। शिक्षा स्थिर नहीं, अर्थात ये सदैव गतिशील रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुत से तत्वों को समाहित किया जाता है। इस चित्र के द्वारा हम शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर शिक्षा के विभिन्न कार्य दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला है शिक्षित करना, आगे बढ़ना, विद्या, सीखना, पालन पोषण करना, बाहर निकालना, विकसित करना, प्रबोध, ज्ञान, नियंत्रित करना, प्रशिक्षित करना। ये अर्थ शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के आधार पर लिए गए हैं, कुछ उसके संकुचित और व्यापक अर्थ के आधार पर लिए गए हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि शिक्षा का कार्य सीखना या सिखाना है, या इंसान का पालन पोषण करना है। एजुकेशन के एजुकेटम शब्द के आधार पर हम मानते हैं कि शिक्षा का कार्य इंसान के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर लाना है या उनका विकास करना है। इसके अलावा शिक्षा के स्थान पर प्रबोध या विद्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका अर्थ होता है जानना या बुद्धि के आधार पर ज्ञान अर्जित करना। इसके अलावा हम शिक्षा के आधार पर
अपने वातावरण को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, समायोजन करने का प्रयास करते हैं और शिक्षा के अंदर प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जाता है। अनेक विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, जिन परिभाषाओं का अब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वप्रथम हम सुकरात की परिभाषा देखेंगे। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपे रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। अर्थात उनका मानना है कि जब व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो उसके मस्तिष्क में जितने विचार पहले से विद्यमान हैं उन्हें शिक्षा के द्वारा प्रकाश में लाया जाता है, उन्हें बाहर लाया जाता है। इसके अलावा फ्रोबेल कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। वो मानते हैं कि इंसान के अंदर पहले से कुछ ना कुछ जन्मजात शक्तियां समाहित हैं और शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है जो उसकी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर ले आती है, सबके सामने प्रकट कर देती है। टी.पी. नन कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योग दे सके। हम कह सकते हैं कि टी.पी. नन कहना चाहते हैं कि इंसान का सही रूप से अगर विकास करना है तो हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। उसके मानव जीवन को कंप्लीट करने में, पूर्ण बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांट कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसके अंदर क्षमता है। कांट के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान के अंदर समाहित सभी गुणों के आधार पर उसकी सारी क्षमताओं के विकास को महत्वपूर्ण स्थान देती है। पेस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का वास्तविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। पेस्ट्रोलॉजी की परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानते हैं कि इंसान के अंदर कुछ शक्तियां जन्म से ही निहित हैं। इन शक्तियों का इस प्रकार से विकास करना कि वे अपने वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण अनुकूलन कर सकें, अपना प्रगतिशील विकास कर सकें, वही अपने आप में शिक्षा है। टैगोर कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह अंतिम सत्य की खोज कर सके, उसे अपना सके और व्यक्त कर सके। टैगोर का अर्थ शिक्षा के दार्शनिक विचारों से मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि इंसान के दिमाग का इस तरीके से विकास कर दिया जाए कि वह सत्य की खोज कर सके और सत्य की खोज ही ना कर सके, उसे अपना सके और उसे व्यक्त भी कर सके। जेम्स कहते हैं कि शिक्षा कार्य संबंधित अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, इसके अंदर अर्जित आदतों को भी समाहित किया जाता है। इंसान शिक्षा के द्वारा बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता रहता है और इन सभी आदतों का संगठन को सामूहिक रूप से जो वातावरण के साथ हमें समायोजन करने में मदद करती हैं उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त महात्मा गांधी के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है। वे मानते हैं कि शिक्षा इंसान के मस्तिष्क, उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का विकास करने में मदद करती है। इसके अलावा विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब इंसान के अंदर जितने भी गुण हैं, अच्छे गुण हैं, जब हम उन्हें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने लग जाते हैं तभी हम शिक्षित कहला सकते हैं।
हमारे उपनिषदों के अनुसार शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है, मतलब शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा हमारे अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने में सहायक होती है। वह हमें अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है और समाज के लिए उपयोगी बनाने में सहायक होती है। शिक्षा का हम एक प्रक्रिया के रूप में अध्ययन करेंगे। शिक्षा को सभी विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, लेकिन ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, इस बारे में उनके अंदर मतभेद है। कुछ कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, कुछ का मानना है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, और कुछ का मानना है कि शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। इसी बारे में आज हम एडम्स ने बताया कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। रॉस का भी यही मत है। उन्होंने लिखा है कि चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुव का होना जरूरी है, इसलिए इसे द्विमुखी प्रक्रिया कहा जाता है या बाइपोलर प्रोसेस भी कहा जाता है। इसके अंदर माना जाता है कि दो तत्व आवश्यक हैं, एक तो अध्यापक और दूसरा विद्यार्थी। ये ही शिक्षा के दो ध्रुव हैं, एक तरफ अध्यापक है और दूसरी तरफ विद्यार्थी। इस प्रक्रिया इन दोनों व्यक्तियों के बिना अधूरी है। एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ शिष्य होता है, और दोनों का ही समान महत्व होता है। एक पढ़ाता है, दूसरा पढ़ता है। इस प्रकार उनके कार्यों में भी संबंध बनता है। एक दूसरे के सहयोग के बिना उनका कार्य नहीं चल सकता। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम होता है शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा में शिक्षक और शिष्य दोनों सक्रिय रहते हैं। इसी प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। जब इस प्रक्रिया के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, एक लिखता है तो दूसरा लिखाता है, एक पढ़ता है दूसरा पढ़ाता है, एक पद प्रदर्शन करता है दूसरा उसका अनुसरण करता है। दोनों का सहयोग आवश्यक है, दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इन तथ्यों पर आधारित परिणाम ही शिक्षा है। हम कह सकते हैं कि अध्यापक और शिष्य के बिना शिक्षा की प्रक्रिया अधूरी है। अगर अध्यापक हो और विद्यार्थी ना हो तो शिक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अगर विद्यार्थी हो और शिक्षक ना हो तो तब भी शिक्षा की प्रक्रिया अधूरी ही रहेगी। शिक्षा की प्रक्रिया को पूरा होने के लिए अध्यापक और शिष्य दोनों का ही होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा मत है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसे ट्राइपोलर प्रोसेस माना गया है, तीन भुजाओं वाली प्रक्रिया कहा गया है। इस मत के प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा को दो मुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार गुरु और शिष्य के अतिरिक्त एक तत्व और होता है जिसे हम सामाजिक तत्व कहते हैं। उनके अनुसार शिक्षक और शिष्य के मध्य प्रक्रिया चलती है, लेकिन वह तभी संभव है जब सामाजिक वातावरण उपस्थित हो, और सामाजिक पर्यावरण का या वातावरण का परिणाम होता है पाठ्यक्रम। इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके अंदर शिक्षक, सामाजिक शक्तियां की अंतःक्रिया होती है और छात्र होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम होता है। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय पर, निश्चित विधि से, निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके अंदर टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम तीनों चीज समाहित होते हैं। ये तीनों चीजें जब आपस में प्रक्रिया करती हैं तब उत्पादन के रूप में शिक्षा प्राप्त होती है। तीसरे वर्ग के वे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि शिक्षा बहुआयामी
प्रक्रिया है। इस मत के मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा मनुष्य के एक या दो पहलुओं का विकास न कर अनेक पहलुओं का विकास करती है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक। इस प्रकार किसी विद्वान ने शिक्षा को शारीरिक विकास की प्रक्रिया बताया है, तो किसी ने मानसिक प्रक्रिया, तो किसी ने सामाजिक प्रक्रिया कहा है। इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं कि शिक्षा अपने आप में बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके अंदर इंसान का राजनीतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, प्राकृतिक विकास, ये सारे विकास होते हैं और इन सभी को मिलकर शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब व्यक्ति के जीवन के सारे एस्पेक्ट्स का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है, तभी शिक्षा अपने आप में कंप्लीट या पूर्ण शिक्षा का रूप धारण कर पाती है। इस प्रकार आपका शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं और उसकी प्रक्रिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आगे की चीज़ें हैं वो आपकी अगली कक्षा में बताई जाएंगी। धन्यवाद।